Find dimensions of first velocity, acceleration, charge, force, momentum. इन सब का बता दो क्या क्या होता है. सर वो MLT वो सब करना है ना. नहीं, MLT नहीं करना अभी, बस MLT हम लोग सीखते हैं अभी. बस नॉर्मल क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ, तो यूनिट्स अभी लिख लो, ज्यादा बेटर है. डायमेंशंस देखते हैं थोड़ी देर में, बस यूनिट्स लिख लो. यूनिट्स मतलब ऐसा यूनिट्स. चार्ज का कूलम होता है, लेकिन आर्यन फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करो, क्या आएगा फंडामेंटल के टर्म में. चार्ज जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब फंडामेंटल नहीं है. ठीक है निरंजन, पहले वाले का सिंपल सा स्टार्टिंग का क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चार्ज से क्या आएगा, चार्ज का यूनिट क्या आएगा, जूल. नहीं, जूल एनर्जी का होता है. चार्ज का यूनिट तो कूलम होता है. वॉट पावर का होता है, कूलम पर सेकेंड नहीं. सो हम फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करो. फंडामेंटल क्या था, फंडामेंटल करंट होता है. वोल्ट पोटेंशियल का होता है. करंट और चार्ज इनटू टाइम. करंट इनटू टाइम, एम्पियर सेकेंड. जो करंट होता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम, दैट इज एम्पियर सेकेंड. फोर्स का क्या आएगा, न्यूटन. मास. हाँ, न्यूटन, या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन. तो न्यूटन तो हाँ, तो मास का केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. राइट, कोई दिक्कत नहीं किसी को. ये तो सिंपल सा है सब. ठीक है, ओके, म्यूट कर लो सब लोग. सर मोमेंटम का क्या था, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी. तो मास का हो गया केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. ओके, यस सर. ठीक है. अब मैं एक एक्सप्रेशन तुमको दे रहा हूँ. फाइंड, ये हो गया ना सबका. यस. हाँ. ओके, यस सर. ओके. अगर मान लो तुमको ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. और मेरे पास एक एक्सप्रेशन पता है कि फोर्स जो होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी. फोर्स जो होता है वो क्यू इंटू वी इंटू बी होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या आएगा यहाँ से, सर बी क्या है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड. बी इज मैग्नेटिक फील्ड. Q is charge, V is velocity and F is force. तुमको ये क्वांटिटी से तुमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा. सर kg/एम्पियर. kg by एम्पियर.
बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है। हाँ सर। ओके, बाकी लोग को भी कर लेने दो, नहीं नहीं बाकी लोग नहीं भी ट्राई नहीं करें। सर, नहीं नहीं। kg ठीक है, upon सॉल्व करो ampere second square. Okay. kg by second cube। kg by second क्यूब, नहीं एम्पियर तो आएगा कहीं पे, एम्पियर तो आएगा। हाँ एम्पियर, एम्पियर। kg by एम्पियर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक और आंसर आएगा कहीं में, kg by एम्पियर सेकंड स्क्वायर kg तो by नहीं, ठीक एम्पियर, है। kg by एम्पियर सेकंड। ओके, देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी। फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यू को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर इंटू टाइम, और वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ मीटर अपॉन सेकेंड। राइट, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ मीटर अपॉन सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल हो गया, ये मीटर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, kg पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। राइट, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सिंपल सा है। ओके हाँ नहीं यार, ये फ्लक्स नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे 12th में, अभी टेंशन मत लो उसका। ओके, अब देखो लेंथ जो है ना हमारे पास, नोटेशंस एंड नोटेशंस फॉर डायमेंशन। जैसे लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ। जैसे जब यूनिट का बात करेंगे तो लेंथ का यूनिट मीटर होगा, और जब डायमेंशन में लिखेंगे, अगर तुमसे डायमेंशन पूछा है तो लेंथ को हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली मास, जब यूनिट पूछा है तो केजी होगा, जब डायमेंशन पूछेगा तो हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे मास को, कैपिटल M से। सिमिलरली टाइम, जब यूनिट पूछा है तो सेकेंड, नहीं तो कैपिटल T। ओके, सिमिलरली करंट, जब यूनिट पूछा है तो एम्पियर, और डायमेंशन पूछा है तो कैपिटल I। ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि लेंथ में मीटर है, और दोनों चीज साथ साथ मत कर देना, नहीं तो मीटर और कैपिटल कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, तो कोई एक चीज लेके चलना। तो अब अगर ये पता चल गया है तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, सर बाकी के तीन भी है ना? बाकी के तीन सेम रहेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। एमएलटी में अब बेसिकली तुम्हारा, हाँ बेसिकली एमएलटी का फॉर्म होता है, इनफैक्ट करंट भी यूज नहीं आता है तुमको ज्यादा, एमएलटी का ही आता है बस। सर वो ऑर्डर क्या होती है? MLT उसके बाद एमएलटीआई, बट वो ऑर्डर नहीं होते, तुम एल पहले लिख दो एम बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, वो ऐसा ऑर्डर कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स होता है, इम्पल्स को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फोर्स इनटू टाइम। इसका डायमेंशन क्या आएगा? किसी को अगर नहीं समझ में आया कहीं पे तो बताना।
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है आर्यन। सर डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन मतलब बस उसका तुम बोल सकते हो यूनिट के टाइम में, जैसे तुम अगर तुम किसी यूनिट लेके चले, जैसे एसआई यूनिट लेके चल रहे हो, ठीक है, तो वहां पर वो हो जाता है ना कि तुम केजी लिए या फिर मीटर लिए ऐसा। लेकिन जब डायमेंशन हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें क्या फायदा है कि तुम कोई भी यूनिट लो, सीजीएस यूनिट लो या एफपीएस यूनिट लो, तुम्हारा वो सेम रहेगा, एमएलटी के टर्म में ही आएगा, राइट। ओके सर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। हाँ, तो में बस डायमेंशन है ना, तो एमएलटी की टर्म में एक्सप्रेस कर दो, बाकी सही है तुम्हारा। तो जो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम, तो एक टी कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया एम एल टी टू द पावर -1। अब इसको तुम एल एम टी टू द पावर -1 लिखो या टी टू द पावर -1 एम एल लिखो, नहीं करता है। डन, कोई दिक्कत? नो नेक्स्ट, सर। फाइंड द dimension of work, kinetic energy and pressure। सर वर्क और काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगा ना? हाँ, वर्क और काइनेटिक एनर्जी सेम ही आएगा, करके देखो दोनों सेम आ रहा है। वर्क का क्या होगा, वर्क इज सही है निरंजन, एम हाँ एल स्क्वायर टी माइनस। ठीक है। वर्क को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर, दैट इज एम एल सर स्क्वायर टी थर्ड टू द। वाला प्रेशर है ना? हाँ, थर्ड वाला प्रेशर है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ का तो मुझे चाहिए ही नहीं, सेम ही आएगा। सेमी आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो फोर्स क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट इज एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। राइट, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये सिंपल सा है काफी यहाँ तक। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब जैसे मान लो तुमको एनी इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन अगर सही है,
तो उसका डायमेंशन मैच करना चाहिए। उसका पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो सही है उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वांटिटी और राइट हैंड साइड वाले क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ सर। तो any equation which is correct must follow dimensional analysis, must follow dimensional analysis। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस फॉलो कर रहा है, बट इक्वेशन which follows dimensional analysis, which follows dimensional analysis may or may not be correct। वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट इक्वेशन होगा वो हमेशा डायमेंशनल एनालिसिस फॉलो करेगा। ये फील आ रहा है सबको कि जो इक्वेशन करेक्ट होगा वो Yes, डायमेंशनल sir. एनालिसिस फॉलो करेगा। लेकिन अगर डायमेंशनल एनालिसिस फॉलो कर रहा है तो इसका जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन मेरा सही ही होगा। जैसे कि मान लो मैं लिखा डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन लेंथ। तो डायमेंशन सही है क्या इसका? डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन लेंथ, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है? हाँ या ना? नहीं, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। हाँ अगर सर। प्रेशर फोर्स होगा, नहीं डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ना ये। एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे लिख लो, प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया ना, तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो प्रेशर अपॉन एल, फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिखो। तो ये देखो, तो अभी सही आ रहा है क्या डायमेंशन? डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन लेंथ इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? सर ये एक और बार बता दो ना। हाँ एक मिनट रुको, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन लेंथ इनटू एक्सेलरेशन। एक बार इसका यूनिट निकाल के दो क्या आ रहा है। तो डेंसिटी का यूनिट दो क्या होगा, LHS। LHS हो गया केजी पर मीटर क्यूब, और RHS का यूनिट दो क्या आ रहा है, प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, तो केजी फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया। ये हो गया मेरा प्रेशर। प्रेशर को मैं लेंथ से मल्टीप्लाई किया, और एक्सेलरेशन इज मीटर, ओके RN, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसका यूनिट क्या आ रहा है, टी स्क्वायर कैंसिल, एक एल कैंसिल, ये आ रहा है M अपॉन L क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सो यहाँ पर देखो हम लोग एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दोनों का डायमेंशन सेम है, दो इट फॉलो डायमेंशनल एनालिसिस, कि LHS का और RHS का डायमेंशन सेम है, बट इट इज नॉट अ करेक्ट इक्वेशन। इट इज नॉट अ
करेक्ट इक्वेशन, तो सारी इक्वेशन जो डायमेंशनल एनालिसिस फॉलो करेंगे वो इक्वेशन सही होंगे ऐसा नहीं है। ओके, अभी फिलहाल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके, देखो ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा था, ये वाला, टू चेक एनी इक्वेशन व्हिच इज करेक्ट, येलो वाला, एनी इक्वेशन व्हिच इज करेक्ट मस्ट फॉलो डायमेंशनल एनालिसिस, बट इक्वेशन व्हिच फॉलोज डायमेंशनल एनालिसिस मे और मे नॉट बी करेक्ट। वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके आर्यन, डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक मिनट सर। हाँ, जेई मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता है। मेंस में एक क्वेश्चन इस पे रहता है, इस चैप्टर पे, और ये नहीं रहता है, मैं बताऊंगा कौन सा रहता है। डन सर। नेक्स्ट आते हैं। जो करेक्ट इक्वेशन है वो तो डायमेंशनल एनालिसिस फॉलो करेगा ही, सो दैट v is equals to u plus at follows dimensional analysis। ये फॉलो कर रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, ये प्रूफ करना है। एलएचएस का यूनिट निकालो, आरएचएस का यूनिट निकालो, देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर पर ये यू क्या होता है? यू होता है इनिशियल स्पीड, वी होता है फाइनल स्पीड। वी इज फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, और u इज इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो एलएचएस का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और आरएचएस में देखो, आरएचएस में u का एक्सप्रेशन होगा मीटर पर सेकेंड, और 8t जो सेकेंड वाला टर्म है उसका भी डायमेंशन देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसका भी मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, तो दो चीज जिनका डायमेंशन सेम है उसको हम लोग ऐड करेंगे, 5 kg प्लस 10 kg, इट इक्वल्स टू 15 kg। तो मेरा एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन सेम है, तो ये फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, तो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करता है, ये नोट कर लो। डन क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन, लेट्स से x is equals to a times of velocity plus bt times of velocity
प्लस सी ई टू द पावर माइनस 3ax, ठीक है, where x is distance or displacement, distance, v is velocity, t is time. If the equation follows dimensional analysis, find the dimension of, ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, नीट वालों में, जेई मेंस में भी, find the dimension of a, b, c and small a. सर डायमेंशन नहीं होगा तो डायमेंशन लिख देंगे ना। क्या 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 डायमेंशन में? सर वो ई क्या है? ब्रेक कर रहा है। ई जैसे पाई होता है ना, वैसे ही ई होता है। ई एक नंबर होता है, ई का वैल्यू होता है 2.7। एक मिनट, चल देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखो, एलएचएस का यूनिट क्या है? रुको। हाँ ठीक है ठीक है। जस्ट अ मिनट होल्ड करना, सॉल्व करना। ए का क्या आया? ओके रुको, मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, फिर तुम लोग डाउट्स बताना जो भी है। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। ये एक्स का डायमेंशन क्या है? एलएचएस का डायमेंशन है मीटर। एल। हाँ, तो ए इंटू वी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? एल। ए इंटू वी जो है, जो एलएचएस का डायमेंशन है, वही आरएचएस का डायमेंशन होना चाहिए। अब वी का डायमेंशन देखो क्या है। वी का डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड, तो दिस इंप्लाइज ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये एल एल कट गया क्या? ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा? टी। ये समझ में आया सबको? सर बी का टी स्क्वायर है। बी का टी स्क्वायर, आई थिंक बी का डायमेंशन लेस आएगा शायद। बी का देखते हैं। अब देखो, बी इंटू टी इंटू वी का यूनिट क्या होना चाहिए? एल। तो बी का पता नहीं, टी का है टी, और एल वी का है मीटर पर सेकेंड, ये एल होना चाहिए। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। यस सर। तो ये आगे बी जो होगा वो डायमेंशन लेस हो गया। सी का यूनिट क्या आएगा?
सी का यूनिट क्या आएगा? तो ये वाला जो क्वांटिटी होता है ना, ई टू द पावर समथिंग या साइन ऑफ समथिंग या कॉस ऑफ समथिंग, वो डायमेंशनलेस होता है। तो ये ई टू द पावर वाला जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस है। तो सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए डायरेक्टली? मीटर। तो सी का क्या आ गया? एल। राइट, कोई दिक्कत? नो सर। सिमिलरली अब वो सोचो, पाई सी का क्या बोला क्या, आपने? सी का क्या बोला? सी सी का डायमेंशन एल हो जाएगा। ये जो ई टू द पावर जो वाला पार्ट जो है ना, ई टू द पावर वाला जो फंक्शन है, ये हाँ सर। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ये डायमेंशनलेस होता है। ई टू द पावर कुछ भी हो या साइन कुछ भी हो, कॉस कुछ भी हो, वो डायमेंशनलेस होता है हमेशा। तो इसका यूनिट क्या चाहिए मुझे? एल चाहिए। तो सी का क्या आ जाएगा? एल। सर और ए स्मॉल ए भी डायमेंशनलेस होगा ना? नहीं, स्मॉल डायमेंशनलेस नहीं होगा, 1/L होगा ना। 1/L होगा। देखो, अच्छा, पाई x पाई टू द होगा। पावर 5 kg है, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो पाई टू द पावर या ई टू द पावर जो भी क्वांटिटी आएगा ना, वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो a इंटू एक्स डायमेंशनलेस होना चाहिए। a इंटू एक्स डायमेंशनलेस। तो a का x का तो लीड l हो गया, तो a का क्या हो जाएगा? l इनवर्स। राइट, ये नहीं हम लोग समझा सब चीज मुझे। का यूनिट निकाल सकते हैं। ओके, ये देखो, कोई भी आप पावर होने से e टू द पावर समथिंग हो, वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो तुम्हारा ऐसा रहा है, पाई टू द पावर 5 मीटर, पाई टू द पावर 5 kg, कुछ मतलब है क्या इसका? नो सर। तो हमारे पास था e टू द पावर -3ax। तो सिमिलरली ये वाला क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो a इंटू एक्स वुड बी डायमेंशनलेस। राइट, अब a का पता यस नहीं, सर। x का मीटर है और इसका कोई यूनिट नहीं है, तो a का क्या हो जाएगा? l इनवर्स। यस सर, हाँ समझा सर। डन। डन, ओके। सेकेंड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का, सेकेंड एप्लीकेशन। सर, हाँ, डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी होगा उसका बेसिकली मीनिंग वो कांस्टेंट है, राइट? हाँ कांस्टेंट जैसा है। ओके, थैंक यू। Second use, to establish relationship between related physical quantities. इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जो सारे बुक में है, वो है फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो इसने बोला कि जो टाइम पीरियड होता है ना, वो डिपेंड करता है लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड किस तरह से डिपेंड करेगा, एल पे, एम पे और जी पे। तो ये हम लोग बता सकते हैं इस पे, इस तरीके से। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से टी जो है वो एल टू द पावर ए पे डिपेंड करता है, एम टू द पावर बी पे डिपेंड करता है और जी टू द पावर सी पे डिपेंड करता है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ए बी सी पता नहीं। अब देखो, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टी टू द पावर 1, ये है एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी,
इनटू ये g सर जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा 9.8 याद होगा आई थिंक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोचो एक बार कैसे निकाले, एबीसी मुझे निकालना है, कैसे निकाले जाए। सर इसमें फाइंड क्या करना था? फाइंड ए बी और ए बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके अर्नव जस्ट अ मिनट, ये कर लो फिर मैं पिछला वाला साइड दिखाता हूँ। देखो हो गया हो गया, क्या आया ए का वैल्यू 1/2 बी 0 सी, -1/2 सही है। तो देखो यहाँ पर ये सबसे पहले देखो m का कोएफिशिएंट, इधर इधर क्या है l टू द पावर 0 m टू द पावर 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 0 है तो राइट हैंड साइड में भी m का पावर 0 होना चाहिए। दिस implies power of m should be equal to 0 or this implies b equal to 0. Similarly power of t इधर 1 है और उधर क्या है -2c है, तो c क्या आ गया -12, और l का पावर देखो इधर 0 है और राइट साइड में a प्लस c है तो a आ गया हाफ। राइट, ये समझ में आ रहा है? अरे ये आ रहा है सबको समझ में? यस सर। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मुझे आ गया टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर l टू द पावर हाफ, m टू द पावर 0 एंड g टू द पावर -12। तो हम लोग लिख देते हैं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन g। ये अपने पास एक्सप्रेशन आ जाता है, फाइनल एक्सप्रेशन। सर ये थर्ड वाला कैसे है सर? 0 इज इक्वल टू a प्लस c सर। उसको कंपेयर करो ना l को, l का पावर LHS में 0 है और RHS में a प्लस सी है। हाँ a प्लस c, हाँ वो l नहीं दिखा मैंने। हाँ ठीक है। तो टाइम पीरियड जो हो गया वो प्रोपोर्शनल टू रूट l/g आ गया। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंट से किए ना तो हम लोग को आया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। तो ये जो कांस्टेंट है ना 2 पाई, ये हम लोग डायमेंशनल से नहीं बता सकते हैं, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो ये एक क्या बोल सकते हो, लिमिटेशन या लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। राइट यस सर।
ठीक है। सर वो अच्छा 2 इस पाई पर ना कहाँ से हम है लोग सर? 2 पाई हम लोग इससे नहीं आया, 2 पाई एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ओके ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल है। ओके नेक्स्ट यूज इसका थर्ड, टू फाइंड द कन्वर्जन। इसका एप्लीकेशन ना हम लोग एक जब 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे, 11th में ही इनफैक्ट, बट हम लोग 12th में पढ़ते हैं फ्लूइड्स, उसमें हम लोग इस चीज का यूज करके एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये चीज पूरा का पूरा। तो टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर between the units of same physical quantity in two different system of units, in two different system of units, in two different system of units। जैसे SI यूनिट में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट में एनर्जी क्या होता है, जूल, Yes. और CGS में होता है अर्ग्स। SI यूनिट में होता है जूल और CGS में होता है अर्ग्स, ERGS, एनर्जी का। तो जैसे अब हमें ये तो पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हम लोग को बचपन से पता है। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, लेकिन 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग्स, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ अर्ग्स। 10 तो ये 7 10⁻⁷ ये निकालने के लिए भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। अब इसका मैं 2 तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो कि 1 जूल जो है, जूल क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इनटू mv स्क्वायर होता है ना, तो mv स्क्वायर ये होता है। इसको मान लो x टाइम्स ऑफ अर्ग्स भी होगा ml स्क्वायर t टू द पावर -2। यहाँ पर x का फैक्टर आ रहा है, 1 जूल इक्वल टू x अर्ग्स, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू ml स्क्वायर t टू द पावर -2 अपॉन दूसरे वाले यूनिट में, इसको मैं m1 l1 t1 लिख देता हूँ, तो दूसरे वाले यूनिट में m2 l2 स्क्वायर t2 टू द पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. इसको मैं SI यूनिट में लिया हूँ m1 l1 t1, और इसको मैं CGS में यूनिट में लिया हूँ m2 l2 t2। तो देखो ये क्या बन गया, m1 by m2 इंटू l1 by l2 का स्क्वायर इंटू t1 by t2 टू द पावर -2। याद नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो जाएगा तो बताना। डन। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ सेम चीज को। हमारे पास है x इज इक्वल टू m1 by m2 l1 by l2 का स्क्वायर और t1 by t2 टू द पावर -2। अब देखो m1 क्या मैं SI यूनिट में लिया हूँ, तो SI यूनिट में m1 क्या होता है, kg, और इसका होता है ग्राम। फिर मीटर और इसका सेंटीमीटर, और टाइम दोनों में सेकंड ही होता है, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सही, सिंपल सा।
अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम बाई ग्राम, केजी को मैं 1000 ग्राम लिख दिया, इसको मैं 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको मैं सेकेंड बाई सेकेंड तो खत्म ही हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, सेकेंड बाई सेकेंड टू द पावर -2। तो देखो ये क्या बन गया, 1000 into 100 square, that is 100 square, 10 to the power 4 5 6 7, तो x का वैल्यू आ गया 10 to the power 7। तो हमारे पास आ गया 1 जूल। ये मैं तुम स्टेप बाय स्टेप किया हूँ, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इक्वल टू 10 to the power 7। तुम लोग थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हो बीच बीच में। डन? Yes, sir. यस सर। क्या? ओके ठीक है, नेक्स्ट आता है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट ये हम लोग का हो गया कि अब देखो जैसे इसको हम लोग आराम से भी कर सकते थे, 1 जूल है ना, तो जूल क्या होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं और आराम से क्या लिख सकता था, 1 इंटू केजी को मैं लिख देता 1000 ग्राम, इंटू मीटर को मैं लिख देता 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाता 1000 इंटू 10 to the power 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये बन गया 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर 7। इस यही तो अर्ज होता है, ERGS। तो हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये ज्यादा आसान हो गया तुम लोग के लिए। राइट, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नेक्स्ट आता है। अब इसका लिमिटेशंस क्या क्या होगा कि पहला तो जो डायमेंशनल कांस्टेंट है वो सब हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे, वहां पर 2 पाई था, वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, limitations of dimensional analysis। First, values of dimensionless constant, dimensionless constant जो है वो हम लोग नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। सेकेंड, it cannot be used, it cannot be used to derive relations, to derive relation involving trigonometric, exponential and logarithmic function। क्योंकि ये डायमेंशनलेस होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। functions as these are dimensionless। ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। अब जैसे मान लो कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे तुम लोग
जो कांस्टेंट पढ़े हो उसमें वो वाला कांस्टेंट होता है ना F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसमें जो g होता है वो भी तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उस कांस्टेंट का डायमेंशन होता है. तो दिस मेथड is not useful if constant of proportionality is not a dimensionless quantity. Is not a dimensionless quantity. अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं. जैसे f हमें पता है ना, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. तो देखो, तो अगर तुम इस g जो है, इस g को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अब अगर उसको तुम डायमेंशनलेस मान लो तो देखो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना. F इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दोनों साइड का डायमेंशन अलग अलग आएगा. हाँ सर. फिर आ रहा है ये. यस सर. ओके. kg आएगा ही नहीं. हाँ. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? कितना बड़ा है? ओके, एक छोटा सा चीज है वो खत्म कर लेते हैं. सर इस इक्वेशन में सर लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन अलग आएंगे क्या? हाँ, मतलब अगर तुम पूरा इक्वेशन देखोगे ना तो g का तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सही से तो दोनों का सेम आएगा. लेकिन अगर तुम g को मान लो कि वो कांस्टेंट है और उसका डायमेंशन वो डायमेंशनलेस है तो तुम्हारा गलत हो जाएगा. तुम g को डायमेंशनलेस मानो तो फिर गलत आ जाएगा. ठीक है? तो इस टाइप की चीज को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं. राइट? यस. ओके, नेक्स्ट आते हैं. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. नेक्स्ट रीडिंग दो. accuracy. It is the measurement of या फिर ऐसा लिख लो, the accuracy. पहले नोट कर लो फिर मैं डिफरेंस समझाता हूँ. प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, मतलब दोनों का मैं डेफिनेशन अलग अलग लिखवा ही रहा हूँ. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. accuracy, the accuracy of a measurement. जैसे कोई भी चीज हम लोग मेजर कर रहे हैं तो थोड़ा ना थोड़ा तो एरर होगा ना उसमें. राइट? कोई भी चीज तो मेजर करो, चाहे तुम लेंथ मेजर कर रहे हो या मास मेजर कर रहे हो या कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो थोड़ा ना थोड़ा एरर उसमें आएगा ही. तो द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. मतलब कि कितना ज्यादा क्लोज है, कितना ज्यादा एक्यूरेट है. जैसे मान लो ट्रू वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू
एक्चुअल वैल्यू इज 10.70। हमने 2 एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसका वैल्यू आया 10.68 और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसका वैल्यू आया 10.676। कौन ज्यादा एक्यूरेट है? पहला वाला 10.68 और दूसरा वाला 10.676। पहला वाला। पहला वाला सबको दिख रहा है मोर एक्यूरेट। सर आप येलो कलर से मत लिखो। हाँ ठीक है, ओके। येलो व्हाइट पे नहीं दिख रहा होगा ना सही से? अभी दिख रहा है ना, या फिर ये भी चेंज कर दें? नहीं सर ये दिख रहा है। ओके ठीक है। हो जाएगा तो बताना। एक लास्ट स्लाइड और। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रिसीजन। सर 1 मिनट। हाँ सर डन। ओके डन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रिसीजन। It tells us to what resolution or limit the quantity is measured। मतलब कि जो मेरा डिवाइस है उससे हम कितना छोटा चीज तक मेजर कर सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा छोटे चीज तक मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो ट्रू वैल्यू है लेट्स से 9.780 और एक ऑप्शन है 9.783, बी है 9 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो 9.783 आया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया तो 9.7846 आया और थर्ड डिवाइस किया तो आया 10.78465। तो एक्यूरेट कौन सा डेटा है, ए बी या सी? ए सर। मोस्ट एक्यूरेट ये है, मतलब इसका एक्यूरेसी हाई है। और प्रिसीजन किसका ज्यादा है? सी। सी, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे ना उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। प्रिसीजन को मतलब नहीं है कि डेटा उसके पास है या बहुत दूर है, मतलब ओरिजिनल डेटा के पास है मेरा आंसर या नहीं, उससे मतलब नहीं है, बस ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब है। ओके ओके सर। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हो जाएगा तो बताना। सर सर डन। हेलो हाँ डन सर। डन। हाँ ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर वो जो हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, हेलो सर हेलो जो हेलो। वो फिजिक्स का डिलीटेड पोर्शन है ना 11 का। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो आप ग्रुप पर भेज दोगे क्या? हाँ वो मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं तुमको भेज देता हूँ वो। सर ठीक है, मैं खुद के एक मिनट तुमको भेज देता हूँ। सर आप ये स्लाइड्स शेयर कर दोगे ग्रुप में? हाँ हाँ, ये स्लाइड्स भी मैं भेज दूंगा, शाम तक भेज दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, ओके चलो, बाय बाय। बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर।
बाय बाय। बाय सर। हाय सर।